जय श्री राम भाइयों। 4 नवंबर 1914 को ब्रिटेन का एक जहाज एंडोरेंस तूफानी समुद्रों को पार करके अंटार्कटिका की ओर बढ़ता है। इस जहाज में 28 लोगों का एक ग्रुप शामिल था, जिसकी कमान सर शेकल्टन संभाल रहे थे। उनका कहना था कि हमें ऐसा कुछ करना है जो अब तक इतिहास में किसी ने ना करा हो, और वे करने भी ऐसा ही कुछ जा रहे थे। वे पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करने वाले थे। उस समय पे ना कोई स्मार्टफोन, ना कोई जीपीएस और ना ही कोई आधुनिक तकनीक थी सहायता के लिए। सर शेकल्टन और उनका ग्रुप -50 डिग्री सेल्सियस ठंड और बर्फीले तूफानों के बीच 2900 किलोमीटर का सफर तय करने वाले थे। सर शेकल्टन का प्लान था कि वे वेडल सी के रास्ते से अंटार्कटिका के तट पर उतरेंगे और वहां से वासल बे से पैदल चल के साउथ पोल तक जाएंगे, वहां से फिर राशि तक पहुंचेंगे। इस प्लान के हिसाब से वे इसे 120 दिन में पूरा करने वाले थे। टोटल में लगभग 2900 किलोमीटर का ट्रैक, और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये करने में करीब 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन उनकी बनाई योजना बुरी तरह विफल हो गई। 5 नवंबर 1914 ये एंडोरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचा। इनके रास्ते में पड़ने वाली यह इंसानी दुनिया की आखिरी बस्ती थी। जिस टाइम पर ये वहां पहुंचे उस टाइम पर वहां का मौसम भी काफी खराब था, लेकिन वेडल सी का मौसम और समुद्र की स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। शेकल्टन को मौसम खराब होने की वजह से वहां के लोगों ने मिशन टालने की सलाह दी, लेकिन शेकल्टन ने उनकी बात नहीं मानी और वे आगे अपने मिशन के लिए निकल गए। 5 दिसंबर 1914 को जहाज आगे बढ़ा, लेकिन वेडल सी में बर्फ उम्मीद से ज्यादा और घनी मिली। 18 जनवरी 1915 को एंडोरेंस जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस चुका था। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद ये जहाज पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। क्रू मेंबरों ने बर्फ को काटकर जहाज निकालने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। धीरे धीरे बहते हुए बर्फ की चट्टान वासल बे से 60 मील दूर चली गई। जहाज पानी और बर्फ के बीच फंसा होने के कारण क्रू पैदल भी नहीं जा सकते थे और ना ही जहाज आगे बढ़ पा रहा। क्रू मेंबरों ने जहाज को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। धीरे धीरे समय भी बीतता गया। अंटार्कटिका में सर्दियां शुरू होने वाली थी, यानी 24 घंटे अंधेरा। 30 सितंबर 1915 को जहाज के किनारों पर दरारें दिखाई देने लगी और बर्फ का प्रेशर अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब भी बढ़ता ही जा रहा था। 24 अक्टूबर 1915 को बर्फ की एक चट्टान ने जहाज का स्तन पोस्ट, जिसे पिछला खंबा भी कहा जाता है, वो तोड़ दिया, जिस कारण जहाज में पानी बढ़ने लगा। क्रू ने पानी निकालना शुरू किया और वे 3 दिन तक जहाज से पानी ही निकालते रहे। जब शेकल्टन को लगा कि जहाज नहीं बचेगा तो उसने क्रू मेंबरों को जहाज खाली करने का आदेश दिया। 27 अक्टूबर 1915 को जहाज बर्फ में डूब गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा था। अब शेकल्टन का अंटार्कटिका को पार करने का सपना भी चूर चूर हो चुका था। शेकल्टन के मन में बस अब यही सवाल चल रहा था कि क्या हम अब यहाँ से जिंदा लौट पाएंगे, क्योंकि क्रू के पास कोई रेडियो या संपर्क साधन भी नहीं था। अब शेकल्टन और उनकी पूरी टीम एक बर्फ के टुकड़े पर फंस चुकी थी जो पानी पर बह रहा था। उस बर्फ के टुकड़े पर उनके पास 3 छोटी बोट, कुछ जरूरी सामान और 1 महीने के खाने का राशन था। वे लोग रात में ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोया करते। शेकल्टन ने सबसे नजदीकी जमीन पालेट आइलैंड, जो उनसे 550 किलोमीटर दूर था, वहां जाने का फैसला लिया, जहां 1903 में शेकल्टन द्वारा ही रेस्क्यू सामान छोड़ा गया। 30 नवंबर 1915 को एंडोरेंस जहाज, जो बर्फ के ऊपर दिखाई पड़ रहा था, वो भी पानी में पूरी तरह से डूब गया। उसके 2 दिन बाद 23 नवंबर 1915 को शेकल्टन ने बर्फ के टुकड़े को छोड़कर पैदल चलने का फैसला लिया, लेकिन कुछ दूर चलने पर पतली बर्फ और पानी ने क्रू का रास्ता रोक दिया। वही खाने की कमी से बचने के लिए क्रू सील और पेंगुइन का शिकार करने लगा। शेकल्टन ने अपने क्रू मेंबरों को खाने के बारे में सच नहीं बताया था, ताकि वे डिमोटिवेट ना हो सके। सील्स और पेंगुइन्स अगर दिख जाते तो उनकी हंटिंग करने लगे खाने के लिए। असलियत में खाने की कमी अभी भी थी, लेकिन शेकल्टन फूड क्वांटिटीज को लेकर अपने क्रू मेंबर्स से अक्सर झूठ बोलते ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ा सके। 23 मार्च 1916 को कोहरे में जॉइनविल आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन यह पालेट आइलैंड से 57 मील
पश्चिम की साइड था। बर्फ और समुद्र को पार कर पश्चिम की साइड जाना असंभव था और हवा की दिशा भी विपरीत चल रही थी। शेकल्टन ने अपना नक्शा निकाला और देखा नक्शे में अब सिर्फ क्लेरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड ही बचे थे और इससे आगे दूर तक कोई आइलैंड भी नहीं था। 7 अप्रैल 1916 को क्लेरेंस आइलैंड दिखाई पड़ता है। आइलैंड दिखने के बाद क्रू ने राहत की सांस ली, लेकिन एकदम से हवा की दिशा बदल गई, जिस कारण क्रू की उम्मीद फिर से टूट सी गई। बर्फ का टुकड़ा भी छोटा हो रहा था, अब लगभग 50 मीटर ही बचा था। थोड़ी देर बाद शेकल्टन ने क्रू को तीनों बोटों में बिठाकर एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ने का फैसला लिया। 15 अप्रैल 1916 को पूरी यात्रा के लगभग 497 दिनों के बाद क्रू एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद शेकल्टन को कोई रेस्क्यू सुविधा नहीं मिली। एलिफेंट आइलैंड पर सब कुछ वीरान था। शेकल्टन ने फैसला लिया कि वे 5 लोगों की टीम के साथ साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो उनसे 1300 किलोमीटर दूर था, वहां जाएंगे। शेकल्टन को ये भी पता था कि उन्हें ड्रेक्स पैसेज के खतरनाक रास्तों से ही वहां जाना होगा। 24 अप्रैल 1916 को वे एक छोटी सी नाव लेकर निकलते हैं। रास्ते में तूफान, ऊंची लहरों और ठंड से 17 दिन तक लड़ने के बाद 10 मई 1916 को वे साउथ जॉर्जिया पहुंच जाते हैं, लेकिन वे आइलैंड के उस हिस्से पर पहुंचे जो व्हेलिंग स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर था। उनकी बोट भी पूरी तरह से टूट गई, इसलिए शेकल्टन ने वर्सली और ग्रीन के साथ 29 मील लगभग 100 किलोमीटर खतरनाक पहाड़ी और बर्फीला रास्ता पैदल पार करने का फैसला लिया। बिना टेंट या स्लीपिंग बैग के घुटनों तक बर्फ में वे 36 घंटों तक चढ़ाई करते रहे। 20 मई 1916 को वे स्ट्रामनेंस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे और ये भी पहली बार था कि जब किसी ने साउथ जॉर्जिया को पैदल पार किया हो। शेकल्टन ने तुरंत बाकी क्रू को बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन 3 बार विफल होने के बाद चिली सरकार ने अपना येचो सिर्फ शेकल्टन को दे दिया। शेकल्टन 30 अगस्त 1916 को एलिफेंट आइलैंड पहुंचते हैं। वहां बचे 22 लोग उन्हें देखकर काफी खुश हुए। और वहां पर जो 22 लोग थे उनकी कैप्टनसी फ्रैंक वाइड कर रहे थे। शेकल्टन का 27 लोगों का क्रू, जो 2 साल बर्फ, समुद्र और पहाड़ों से लड़ा, आखिरकार सुरक्षित घर पहुंच ही गया। ये सब उनकी नेतृत्व अक्षमता, हिम्मत और क्रू के अटूट टीम वर्क का चमत्कार था। नहीं तो इस तरह फंसना और फंस कर बचना सुनने में ही असंभव सा लगता है, करना तो बहुत दूर की बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।